चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चलती होगी और आप बेहतर पढ़ाई करते रहिएगा। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप निरंतर पढ़ाई करेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी, लंबे समय तक बना रहेगा दिमाग में और आप पेपर में बेहतर कर पाएंगे। अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत नहीं हो सकती। सिर्फ आप पढ़ाई करेंगे और तैयारी करते रह जाएंगे। चलिए, और हम RRB सफलता बैच 2026 लॉन्च किया है, जहाँ पर हम ऑफलाइन रिकॉर्ड क्लास अपलोड कर रहे हैं, जहाँ से आप मैथ्स का, रीजनिंग का, जीकेजीएस का, साइंस का हमारे साथ कवर कर सकते हैं। मैथ्स चैप्टर वाइज चल रहा है, साइंस भी चैप्टर वाइज चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा साइंस क्लास नहीं देखा तो जाके देख लो मेरे भाई बहनों। शानदार कंटेंट के साथ आप कवर करा रहा हूँ और इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी सिस्टम हम एक ही साथ कवर कर रहे हैं। ये शायद हमारा 5वां क्लास है, और भी क्लास आगे रहेंगी। चलिए, तो यहाँ पर आपको हम परिस्थिति तंत्र के प्रश्न लेकर आए हैं, कृषि विज्ञान के हैं, अपशिष्ट प्रबंधन है, दैनिक रसायन मतलब इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एवरीडे केमिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। और याद रखिएगा, सभी के सभी हाल ही में 2025-26 भर्ती परीक्षा में आए वाले प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको तारीख सब मिल जाएगा जो हमने आपको इंक्लूड रखा है डाटाओं के साथ, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें। 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हम जो कंटेंट कवर करा रहे हैं शानदार, ज़बरदस्त, रियल, ऑथेंटिक 2025-26 में वाले प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न, और चार क्लास लग चुकी है, 5वीं क्लास है। निम्नलिखित में से क्या वन में उगते पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायता करता है? कहने का मतलब है कि अगर आप जंगल में हो, सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, एक एक प्रश्न आपके दिमाग में बैठेगा। इन्हें याद नहीं करना है, याद करने लायक प्रश्न नहीं है, कॉन्सेप्ट से आपको थ्योरी जैसे पढ़ना पड़ेगा। तो वन में उगते पौधों में, ठीक है, वनों में जो पौधे उगते हैं उन पौधों में जो पोषक तत्व की आपूर्ति है कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन हमारे पास पहला देख रखा है, प्राकृतिक उपभोक्ता, उपभोक्ता जो उपभोग करता है, उपयोग करता है। हम मनुष्य जो जो स्वपोषी जीव ही उत्पादक कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और वही उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, बाकी सब उपभोक्ता कहलाते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता, नेक्स्ट प्राथमिक उपभोक्ता, नेक्स्ट अपघटक, नेक्स्ट द्वितीय उपभोक्ता। तो आप बता दूं मैं, इसका राइट आंसर सी है। और क्यों है? क्योंकि जो वन में जो उगते पौधे होते हैं ना, उनको पोषक तत्वों की आपूर्ति अपघटक करते हैं, और अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े गले जैविक पदार्थों को अपघटित करते हैं और उनसे क्या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जो अन्य पौधों के लिए खाद के रूप में काम आता है। समझ रहे बात? हाँ। और ये 24/12/2025 का सुबह का शिफ्ट का है। अगर आपने ग्रुप डी का पेपर दिया हो तो आपका तारीख तो नहीं है, ये आप जांच कर लें। चलिए, शानदार कंटेंट, शानदार क्लास के साथ आप कवर करा रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई कुछ और दे, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, इसलिए आप वहाँ फोकस ना करके यहाँ पर फोकस करें। हम फिर भी आपको समय निकाल के पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित, और रही बात यहाँ पर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य खाद्य जाल को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है? खाद्य जाल मतलब है बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा, हमने बोला ना 4 क्लास साइंस लग चुकी है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल का, चारों के चारों देख लो, आपका पूरा क्लियर होगा। ये टॉपिक एकदम से नहीं बनेगा, समझ रहे ना बात? तो खाद्य जाल को सबसे अधिक प्रभावित करता है वही खाद्य जाल। हमने बताया जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जाल नुमा बना के खाद्य श्रृंखलाएं बनाए, उसे बोलते हैं खाद्य जाल, ठीक है। तो जब खाद्य जाल रहेगा तो क्या होगा, देखिएगा क्या प्रभावित सबसे अधिक कर सकता है? एक प्रमुख प्रजाति का अचानक से हटाया जाना। हाँ, सही बात। अगर एक प्रमुख प्रजाति अगर खाद्य जाल से हट जाए तो खाद्य श्रृंखला पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला तो नहीं गड़बड़ाएगा, लेकिन जो खाद्य जाल का जो संरचना था वो गड़बड़ा जाएगा। तो हमें वही पूछा रहा है, खाद्य जाल में क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। जो खाद्य जाल, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं, अगर एक भी प्रमुख प्रजाति को हटाया जाता है तो खाद्य जाल में गड़बड़ी हो जाएगी, खाद्य जाल बिगड़ जाएगा। सही बात कह रहा है, बिल्कुल राइट है। वर्षा में मौसमी परिवर्तन नहीं,
वर्षा में मौसमी परिवर्तन खाद्य जाल को प्रभावित नहीं कर सकता। भाई खाद्य जाल हर मौसम बना रहता है कि नहीं? सबसे अधिक प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, प्रभावित कर सकता है। देखो, वर्षा में मौसम परिवर्तन, भाई वर्षा समय के अनुसार कुछ जीव समय समय पे उत्पन्न होते हैं, या कह सकते समय समय में मिलते हैं, उनकी मात्रा अधिक होती है तो खाद्य जाल कुछ और बनता है। बरसात में खाद्य जाल कुछ अलग प्रकार रहता है, गर्मी में कुछ अलग रहता है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है, तो ये प्रभावित तो करेगा लेकिन उतना इफेक्ट नहीं देगा। नेक्स्ट, धूप के घंटों में वृद्धि। हाँ, ये भी प्रभावित कर सकता है, धूप के घंटों में वृद्धि। अगर धूप रहेगा वो घंटों में अगर ज़्यादा, या कह सकते हो गर्मियों की बात कर लें, गर्मियों में खाद्य श्रृंखला का जो जाल बिगड़ जाता है कि नहीं? कुछ जीव इस गर्मी को सहन नहीं कर सकते तो वो अपने स्थान बदल देते हैं या और कहीं चले जाते हैं, उससे उस क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल बिगड़ जाती है। ये भी कारण है, प्रभाव कर सकता है। नेक्स्ट, हवा की दिशा में बदलाव। हाँ, ये भी कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। हवा की दिशा में बदलाव होगा तो ये भी है, लेकिन सबसे अधिक कारण की बात करें, क्योंकि खाद्य जाल बनाने में अधिक योगदान किनका होता है? प्रजातियों का। अगर प्रजाति एक भी हटाई जाए जो प्रमुख हो तो खाद्य जाल पूरा बिगड़ जाएगा। ये आपका इस प्रकार से ऑप्शन देना था। जैसे हमने कहा हमारे पास क्या है, पौधा है, पौधा को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेंढक खाता, मेंढक को सांप खाता। अगर प्रमुख प्रजाति की बात करें कि बिना खाद्य जाल नष्ट हो जाएगा, अगर मेंढक नहीं रहता माना जाए तो फिर खाद्य जाल पूरा डिसमिस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा ना। तो ये आपका आंसर देना था। क्या आप समझ पाए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ रहे हैं, और आप बिल्कुल चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का एक प्रमुख पर्यावरणीय नुकसान है? कहने का मतलब है कि ऐसा कारण बताओ जो बड़े बांधों के कारण नुकसानदायक है या बड़े बांधों के कारण होता है। तो बड़े बांध बनेंगे तो पहला ऑप्शन, वनों का जलमग्न होना। इसका मतलब होता है वनों का जल में डूब जाना ही कहलाता है वनों का जलमग्न होना। हाँ, जिस क्षेत्र में बड़े बांध बनेंगे, बड़े बांध मतलब जिनकी हाइट ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा ग्रहण करेगा, तो उस क्षेत्र में जो अगल बगल या कह सकते उस क्षेत्र में जो पौधे थे ना वो डूब जाएंगे। तो ये प्रमुख कारण है ना, हुआ ना पर्यावरणीय नुकसान। नेक्स्ट, जल संरक्षण। हाँ, ये नुकसान नहीं है, बड़े बांधों से जल संरक्षण किया जा सकता है, ये तो फायदा हुआ। ये क्या हुआ भाई, बड़े बांधों का फायदा है, हमें नुकसान चाहिए, मिल जाएगा नुकसान। हाँ, लेकिन ऑप्शन को हम छांटने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, मनोरंजन स्थलों का निर्माण। हाँ, जब बड़े बांध बनेंगे तो उस क्षेत्र में मनोरंजन स्थलों का निर्माण, ये भी फायदा है, नुकसान नहीं है। नेक्स्ट, जैव विविधता में वृद्धि। हाँ, बाई चांस जैव विविधता नष्ट हो गई, इस बात में भाई जिस क्षेत्र में पौधे जलमग्न होंगे उस क्षेत्र में जो जंगल था वहाँ जीव रहते थे वो भागेंगे, तो जैव विविधता में कमी आएगी, लेकिन वृद्धि भी हो सकती है। अगर पानी की सुविधाएं हो जाएंगी तो क्या होगा, उस क्षेत्र में अगर अगल बगल जंगल है तो क्या होगा, उस क्षेत्र में अनेक जीव जंतु रह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैव विविधता में वृद्धि होगी। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये पर्यावरण के नुकसान नहीं, फायदे हैं बड़े बांधों का, लेकिन वनों का जलमग्न होना ये नुकसान है। बहुत अच्छी बात रही ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देख पाएंगे एक हमारे पास फैक्ट यहाँ देख के रखा, फैक्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर। देखो क्या फैक्ट है, ध्यान से देखिएगा, तो जूमिंग में फट रहा है भाई। चलिए, कहने मतलब ये है फैक्ट बॉक्स, जो फैक्ट बॉक्सों को ध्यान से देखिएगा, अगर हम दो का भूल जाए माना जाए तो आप उसको पढ़ लिया करें। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका कहने का मतलब है कि नर्मदा बचाओ, इसका उद्देश्य ये था कि नर्मदा नदी पर जो बड़े बड़े बांध बन रहे थे उनको रोकना। याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, नर्मदा नदी पर बन रहे बड़े बड़े बांधों को रोकना। इससे नुकसान होता है, जैव विविधता नष्ट होती है, गांव विस्थापित होते हैं। और याद रखिएगा, मेधा पाटकर या पाटेकर कह देते हैं, ये इस आंदोलन की प्रमुख थी। बड़े बांधों के इससे पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ हुआ था, तो हम समझा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, तो मेधा पाटेकर याद रखिएगा जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है और इनका बहुत बड़ा योगदान है, और बड़े बांधों को बनने से रोकना ही नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, एकल फसल खेती की तुलना में,
अंतरासस्यन, इसका मतलब होता है एकल फसल खेती का मतलब होता है एक ही प्रकार की खेती को हम क्या बोलते हैं, एकल फसल खेती की तुलना में अंतरासस्यन, अंतरासस्यन, अंतरासस्यन का मतलब अंग्रेजी में आप देख पाएंगे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन, इसे क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। तो अंग्रेजी में थोड़ा सा आप समझ पाए, इंटर मतलब अंदर, मतलब एक साथ कह सकते हैं, क्रॉपिंग मतलब खेती करना। तो एक ही खेत में एक ही प्रकार के नहीं, दो या दो से अधिक प्रकार के फसलों का, पौधों का उत्पादन करना या खेती करना अंतरासस्यन, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। और एकल फसल में क्या होता है, सिर्फ एक क्षेत्र में या एक खेत में एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन। तो हमें बोल रहा है किस प्रकार लाभदायक। पहली पॉइंट होता है प्रश्न को समझना, और प्रश्न में जो शब्दावली दिया उसको समझना, हम वही समझा रहे हैं, ठीक है। और शानदार कंटेंट है यार, चिंता मत करो। पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप सिस्टमेटिक आप हमारे साथ बन सकते हैं। जून जुलाई में इसका पेपर ग्रुप डी होने का, और फिर वैकेंसी आएगी, फिर पेपर होगा। इस बार नहीं अगली बार तो आपको 30 मार्क का बनना है। बेहतर तैयारी करो, इस बार सफलता लेके चलना। मैथ्स भी कवर करा रहा हूँ, रीजनिंग तो आप पढ़ ही चुके पहले से और आपको बनता ही होगा। अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं तो आपको बता दो, हमारे चैनल में हमने एनटीपीसी यूजी और 12th लेवल और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग पढ़ा के रखा है, सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज, क्या कह सकते हो, टाइप वाइज। आप जाकर क्लास में देख लें, उससे बाहर रीजनिंग आएगा ही नहीं। बाकी हाल ही में पेपर हुआ, उसका भी हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। तो हाल ही में हम हुआ पेपर का मैथ्स और साइंस कवर करा रहे हैं अगली भर्ती के लिए। किस प्रकार लाभदायक है, तारीख आप देख चलेंगे। पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना और रोगों के प्रसार को रोकना। क्या ये सही बात है? मतलब एकल खेती की तुलना में इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार लाभदायक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। एकल मतलब एक प्रकार फसल, इंटरक्रॉपिंग मतलब दो या दो से अधिक। इससे क्या होगा देखिएगा, पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग होगा, ठीक है, और रोगों के प्रसार को रोकना। याद रखिएगा, आपने सुना होगा फसल चक्रीकरण, फसल चक्रीकरण आप सुना होगा। इसमें भी क्या होता है, उर्वरता बढ़ती है। एक ही प्रकार की फसल एक ही स्थान पर बार बार उगाने से क्या होता है, वहाँ की उर्वरता कम होती है। अगर आप वहीं पर भिन्न भिन्न प्रकार के फसल उगाते रहेंगे तो वहाँ की उर्वरता बनी रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन ए राइट है, और आगे बताऊंगा। श्रम लागत कम करना। जी बताओ, एकल खेती करो चाहे दो या दो से अधिक फसलों वाली खेती करो एक खेत में, श्रम लागत तो लगना है। लेकिन अगर आप अंतरासस्यन इंटरक्रॉपिंग कर रही हो तो इसमें श्रम लागत ज़्यादा लगेगा। क्यों? अब दो प्रकार की फसल लगाओगे, क्या दोनों एक ही समय पर उपज दे देंगे? नहीं, तो समय तो लगेगा। तो श्रम लागत कम करना, ये बात गलत है, ठीक है, ये उद्देश्य नहीं होता इसका। सिंचाई की आवश्यकताओं में वृद्धि करना। क्या आप अंतरा या इंटरक्रॉपिंग करके सिंचाई की आवश्यकताओं में वृद्धि कर दोगे? नहीं, इसका लाभ नहीं है ये। नेक्स्ट, कम भूमि की आवश्यकता होती है, ये बात गलत है। आपके पास एक खेत था, आप एकल कृषि कर रहे थे, आपके पास वही खेत है, आप वहाँ पर अंतरासस्यन कर सकते हैं, तो कम भूमि की आवश्यकता होती है, नहीं बात। आप उसी भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन कम भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं हो सकती ना। अब आप यहाँ डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर एक खेत है और ये आप देख लीजिए पालक लगा, मान लीजिएगा ये लाल भाजी मान लो, लाल भाजी, ये पालक भाजी, हरा वाला, ठीक है। तो लाल भाजी, पालक भाजी, लाल भाजी, पालक भाजी। तो आप एक ही प्रकार की खेती करोगे तो सिर्फ एक ही प्रकार का फसल मिलेगा। इसमें क्या होता है, वो जब एक ही प्रकार के रहते हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, किसके लिए? उर्वरक या पोषक तत्वों के लिए। अगर वहीं पर देखो, ये क्या है आपका लाल भाजी, ये पालक भाजी, अलग अलग हो गए तो इनकी पोषक तत्व या इनको लेने की जो पोषक तत्वों की वो सांद्रता या मात्रा होगी अलग अलग होगी। सब एक साथ पोषक तत्व नहीं लेते ना, हाँ। तो इसमें क्या होगा, पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग होगा। भाई वो अपना पोषक तत्व खाएगा, ये खाएगा मतलब लेगा, वही अपना लेगा। इसमें क्या होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और उर्वरक समान रूप से सबको वितरित होगा। क्या समझ पाए? हाँ। नेक्स्ट है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको भाई समझाने का, और मैथ्स भी जाके देख रहे, ज़बरदस्त शानदार कंटेंट, ज़बरदस्त है, क्वालिटी बढ़ा के देखना। मैंने प्रश्न मन से नहीं बनाया, हमने बस आपको पीवाई के प्रश्न निकाल के यहाँ सजाया है पीडीएफ फाइल, ठीक है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए, आपने सुना हो खेजड़ी? नहीं सुना तो गलत बात है। तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए
1731 में 363 अन्य लोगों के साथ किसने अपने प्राण की आहुति दी थी? ये प्रश्न पूछा है, आप देख पाएंगे 30/12/2025 को। समझ रहे बात? हाँ, देख लीजिए क्रॉस वेरीफाई करके। तो उनका नाम है मेरे भाई अमृता देवी बिश्नोई। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़े होंगे। तो राजस्थान के जोधपुर जिला की, याद रखिएगा, स्थान कहाँ है? खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष थी। तो खेजड़ी गांव, जोधपुर, राजस्थान, ये भारत का पहला बड़ा पर्यावरण आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला पर्यावरण आंदोलन राजस्थान के जोधपुर जिला के खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था। और इसमें हुआ क्या, ये घटना कब की बात है? 1731 में। इसमें प्रमुख योगदान दिया भाई अमृता देवी बिश्नोई। याद रखिएगा, कितनों बार प्रश्न पूछ चुका है। 1731 सन भी याद रखें, स्थान भी याद रखें और प्रमुख योगदानकर्ता भी याद रखें। और इन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। सोचो, पर्यावरण के लिए। आज के लोग तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहले के लोग तो भाई जान तक दे देते थे। नेक्स्ट, और समझते चलो तो आपको ही फायदा होगा। गेहूं, चावल, सब्जियां, फल और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में किस परिघटना के कारण उनमें अलग अलग मात्रा में पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड्स या विषैली पदार्थ अपशिष्ट पाए जाते हैं? तो हमने आपको पहले ही बता चुका है, पीड़कनाशी अंग्रेजी में पेस्टिसाइड्स कहते हैं। और पेस्टिसाइड्स मतलब पीड़कनाशी, नशीली पदार्थ, विषैली पदार्थ। और विषैली पदार्थ है तो ये कहलाता है जैविक आवर्धन, मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिक दिया यहाँ पर। चलिए, तो आपको पूछ रहा है अलग अलग मात्रा किस परिघटना कारण पाई जाती है? वाष्पोत्सर्जन नहीं, सुपोषण नहीं, जैविक आवर्धन हाँ, नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण। तो मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण तो फोटोसिंथेसिस, ये तो ऐसी प्रक्रिया है जो सपोषी जीवों में होती है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है कि नहीं? तो भाई यहाँ पर बात हो रही है पीड़कनाशी की। तो पीड़कनाशी है, अपशिष्ट पाए जाते हैं, वो किस कारण है? जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग खाद्य पदार्थों में या सपोषी या कह सकते हो उत्पादक उपभोक्ताओं में पीड़कनाशी की सांद्रता अलग अलग पाई जाती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखो, वाटर, अगर मैं बात करूं पानी में DDT, याद रखिएगा, एक प्रकार का क्या ये पीड़कनाशी है, विषैला पदार्थ है, जैविक आवर्धन करता है। तो जैविक आवर्धन खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर रसायनों की सांद्रता बढ़ती है, इसी को हम जैविक आवर्धन कहते हैं। और जैविक आवर्धन का सबसे मुख्य उदाहरण है DDT। आप हमें कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। उम्मीद है कि आप दे पाएंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा चुका है और समय तो लगेगा, आप बने रहिएगा। जैविक आवर्धन आपका राइट आंसर होगा। वाटर, आप देख पाएंगे नदियों की जो पानी है, मान लीजिएगा उसमें लो मतलब कम मात्रा में क्या DDT रहेगा। जैसे उसको मछली ने पानी पिया तो मीडियम, थोड़ा सा मात्रा DDT की बढ़ जाएगी। उसको बड़ी मछली ने खाया तो और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर बढ़ेगा या खाद्य श्रृंखला बढ़ेगी, वैसे वैसे जैविक आवर्धन, पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी की सांद्रता बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख शर्त है? मधुमक्खी पालन, जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं, शायद आप सुने होंगे, ठीक है। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं और फिशिकल्चर मत्स्य पालन कहते हैं, है कि नहीं? चलिए, ये कल्चर आपको पता होनी चाहिए। तो सफल का मतलब होता है सफलतापूर्वक मधुमक्खी के पालन के लिए क्या होनी चाहिए शर्त। आपको बता दूं, मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न हम पहले ही पूछ चुका है। अगर आपको नहीं पता तो आप गलत बात है, आपने हमारा क्लास नहीं देखा है।
पीड़कनाशियों का उपयोग, क्या आप मधुमक्खी जो शहद होता है मीठा होता है और पीड़कनाशी मतलब विषैला पदार्थ, क्या अगर आप सफल बनाना चाहते हो तो आप पीड़कनाशी का उपयोग करेंगे, विषैला पदार्थ का उपयोग करेंगे? नहीं कर सकते, ये बात सरासर गलत है। गेहूं और चावल उगाना, नहीं, गेहूं और चावल का उपयोग वो करते ही नहीं। किसके लिए? शहद बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष भर पुष्पीय पौधों की उपलब्धता। हाँ, क्योंकि जो मधुमक्खी होते हैं किसी भी प्रजाति का हो, उसको मकरंद चाहिए। मकरंद मतलब होता है रस। उस रस को प्राप्त करने के लिए उसे पुष्पीय पौधों की पुष्प की आवश्यकता होती है। पुष्प से वो मकरंद प्राप्त करता है और उसी को वो मीठा पानी या रस के रूप में बनाता है अपने छत्ता में। तो भाई, अगर आपको मधुमक्खी का सफल पालन करना है, शहद का उत्पादन करना है, तो आपको क्षेत्र में वर्ष भर पुष्पीय पौधों की उपलब्धता को बढ़ाना पड़ेगा। ना कि गेहूं चावल उगाएंगे, ना कि पीड़कनाशी का उपयोग करेंगे, और ना ही परागण करने वाले कीटों की उपस्थिति। परागण का यहाँ तो काम ही नहीं है। यहाँ अगर आप निषेचन के बारे में पूछता तो ये परागण करने वाले कीट वो उसका सहयोग करेंगे। निषेचन मतलब सॉरी क्या कहते हैं यार, क्या बोलते हैं भाई, याद नहीं यार दिमाग में। परागण मतलब होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुंकेसर में जो परागण होते हैं, परागणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। ठीक है, उसमें कीटों को योगदान होता है, वहाँ काम आता है। लेकिन यहाँ तो बात कर रहा है भाई सफल उत्पादन करना है तो भाई पुष्प से ही तो मकरंद प्राप्त करेगा। वो ही नहीं रहेंगे तो क्या खाक बनेगा शहद, है कि नहीं? मकरंद किससे प्राप्त किया जाता है? फूलों से। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, एपेरी, हाँ एपेरी याद रखिएगा। ठीक है, ये लिखा है एपियरी कहते हैं। अब आप देखना क्या कहते हैं, अब देखना आगे काम आएगा, अभी नहीं बताते। ठीक है, रेडी गांव, जैसे अभी हमारे पास आया था खेजड़ी गांव, तो खेजड़ी गांव जोधपुर राजस्थान 1731, 363 लोग, और साथ में कौन बताइएगा? अमृता देवी बिश्नोई, ये इन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी। उसी प्रकार रेडी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी थी? आपको पता होगा, भारत में चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, जिसमें लोगों ने चिपक कर पेड़ों को बचाने का प्रयास किया था और अपने प्राणों की आहुति दी थी। चलिए, तो पूछना चाह रहा है शुरुआत कौन सी घटना उत्तरदायी थी, मतलब ये क्यों हुआ था, चिपको आंदोलन करना क्यों पड़ा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन औपचारिक आप देखें, यहाँ सिर्फ नहीं देख रखा, कोई बात नहीं है। ऑप्शन पहला, ग्रामीणों द्वारा औद्योगिक विकास योजना। ग्रामीणों द्वारा, अब ग्रामीणों के पास इतना पैसा होगा नहीं कि औद्योगिक विकास की योजना बनाएंगे, ये बात तो गलत हो गई। नेक्स्ट, गांव के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदार को स्वीकृति। हाँ, याद रखिएगा, रेडी गांव कहाँ पर है? अगर आप प्रश्न पूछे उत्तराखंड में, चमोली जिले, याद रखिएगा उत्तराखंड के चमोली जिला में एक रेडी गांव है, वहीं पर चिपको आंदोलन हुआ था। पेड़ों को चिपक कर संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया, जो वर्ष 1973 में। सन भी याद रखें, गांव भी याद रखें, जिला भी याद रखें और प्रदेश भी याद रखें। ठीक है, और कारण क्या था हम बता दिए। गांव के निकट पेड़ों की कटाई चल रही थी, तो उस कटाई हेतु कटाई के लिए ठेकेदार को स्वीकृति दिया गया। तो ठेकेदार ने जो इसमें भाग ले रहे थे पेड़ों के साथ व्यक्तियों को कटवा दिया था। सोचो जरा, उस समय लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों को बचा रहे थे। तो आज के ज़माने में तो सरकारें ही पेड़ कटवा रही, क्या चाहते हो आप बताओ? तो क्या कहते हैं भाई, पहले ज़माने में पेड़ों को बचाना देश प्रेमी कहलाता था, आज के ज़माने में पेड़ों को बचाना, जंगलों को बचाना देशद्रोही कहलाता है। ये बात गलत है, सरकार को ध्यान देनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? स्थानीय निवासियों द्वारा वन भूमि की बिक्री। नहीं, ये बात गलत है। तो हमने बता दिया कारण क्या था, खेतों के लिए वन भूमि का उपयोग करने का सरकार का निर्णय। ये बात तो सही है, लेकिन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है।
अगर वही प्रश्न पूछे कि भाई चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था या किसके नेतृत्व में यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली रेडी गांव हुआ था 1973 में, याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। कितनों बार प्रश्न पूछ चुका है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, या मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से, या अमृता देवी सुनोई का संबंध किस राज्य से या किस आंदोलन से। तो आप समझ गए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध चिपको आंदोलन से है। प्रश्न बहुत ज़्यादा है, समय लगेगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा, आप जरूर सीख के बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और एक ही क्लास आपको पूरा जानकारी नहीं देगा, जितने भी क्लास लग रही हैं आपको डेली देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किनकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है? मोतियाँ जानते हैं आप लोग, शायद हमने पहले भी आपको इस प्रश्न के बारे में समझाया था जब प्रश्न आया था। मोती कृषि, जल कृषि, मत्स्य की कृषि आया था। हाँ, तो मोती बनाने के लिए याद रखिएगा सीप या सीपियों का उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ मिलते हैं भाई? समुद्र के तटीय इलाकों में। तो सार्डिन समुद्री मछली है, तो इससे सीप थोड़ी बनेगा, इससे तो भाई खाते हैं लोग। झींगे, इसे भी खाया जाता है। पॉम्फ्रेट, ये इसे भी खाया जाता है। सीपियों को भी खाया जाता है, इस बात नहीं है, लेकिन इसी से मोती बनाया जाता है, ये बात याद रखें। तो मोती की खेती तटीय क्षेत्रों में की जाती है और सीप या सीपियों से किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, याद रखें कैल्शियम कार्बोनेट से कौन बना होता है? मोती। और मोतियाँ की खेती होती है सीप या सीपियों से, और इनका फार्मूला क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। पॉम्फ्रेट क्या है? पॉम्फ्रेट याद रखिएगा भारत की सबसे अधिक व्यावसायिक मत्स्य है, जो तटीय क्षेत्रों में महाराष्ट्र, केरल, गोवा तरफ इसकी खेती या उत्पादन अधिक किया जाता है। ये भी प्रश्न हम पहले पूछ चुका है। सोर्डेन, पॉम्फ्रेट, ये क्या है भाई? समुद्री मत्स्य की हैं। प्रश्न पूछता है इनमें से कौन समुद्री है या फ्रेश वाटर वाली है। चलिए नेक्स्ट, मैंने बता चुका हूँ डाटा शानदार ज़बरदस्त है, कंटेंट्स पेपर में आए वाले प्रश्न हैं और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे हम कवर कराते चलेंगे आप पढ़ते चलेंगे। हम क्या करेंगे? बायोलॉजी, नेक्स्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स, हर 3 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट का एक एक क्लास कवर करते चलेंगे। जैसे अब अभी हम पढ़ा रहे हैं इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, ये कवर होगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके बाद केमिस्ट्री एक चैप्टर खत्म हुआ फिर फिजिक्स पढ़ाएंगे। इसमें क्या होगा? सभी सब्जेक्ट आपके कवर होते चलेंगे। अगर आपको हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएं तो लंबा टाइम लगेगा, जब तक पेपर आ जाएगा तो आपको एक ही सब्जेक्ट का प्रश्न बन पाएगा फिर, है कि नहीं? हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानव निर्मित कचरे तथा अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन में सहायक नहीं होगी? मतलब ऐसी विधि का नाम बताना है जिसमें मानव निर्मित, मतलब जो मानव निर्मित है, जैसे मान करें सब्जी के छिलके, केले के छिलके, या आप कह सकते हो जो ऐसे मटेरियल जो मानव उपयोग करता है उसको फेंक देता है, उसे बोलते हैं मानव निर्मित कचरे। या अन्य अपशिष्ट जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं या कोई कारणवश या औद्योगिक फैक्ट्री, उन सबको हम क्या बोलेंगे? अपशिष्ट। उनके प्रबंधन में सहायक नहीं है, सहायक नहीं है। तो जो सहायक होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है? ऐसा ऑप्शन चाहिए जो सहायक है, नहीं सहायक नहीं है, सहायक वाला आंसर नहीं होगा। अपशिष्टों को मुक्त करने से पहले उनका उपचार करना, मतलब अपशिष्ट है, अपशिष्टों को मुक्त करना है आपको, तो उनसे पहले आपको उपचार करना मतलब है कि अगर कुछ लाभदायक चीज़ है वहाँ पर, या आप वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं जो पुनः चक्रण काम आ जाए, तो आप उसे क्या करते हैं? उपचार करना कहलाता है, ठीक है? ये क्या है? अपशिष्टों के प्रबंधन में सहायक है। कौन? पहला ऑप्शन है ना, सहायक, अपशिष्टों का प्रबंधन कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्टन या कह सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टन ये भी क्या है? प्रबंधन की विधि है जो अपशिष्टों के प्रबंधन में सहायक है। हमें तो नहीं वाला चाहिए। ऑप्शन ए भी है प्रबंधन में सहायक, बी भी है, अभी आगे बताएंगे। 3R, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल का पालन करना, ये भी क्या है? ये भी अपशिष्टों के प्रबंधन करने की विधि है। तो ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है। ऑप्शन डी कह रहा है मिट्टी में प्लास्टिक को लैंडफिल करना। ये बात अपशिष्ट के प्रबंधन में सहायक विधि नहीं है। क्यों? इसमें तो क्या हो रहा है? अपशिष्ट
अगर आप प्रबंधन कर भी रहे हो तो क्या होगा, वो पहली बात प्लास्टिक जैव निम्नीकरण नहीं है, अजैव निम्नीकरण है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, सिर्फ रूप बदल सकता है, तो भाई ये सहायक नहीं है। अगर आप मिट्टी में लैंडफिल कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वहाँ के जीवों को नुकसान पहुँचाएगा। तो ये प्रबंधन की विधि नहीं है। समझ गए पॉइंट बात? हाँ, ऑप्शन डी राइट है। प्लास्टिक, आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक की थैली है। प्लास्टिक क्या है? अजैव निम्नीकरणीय है, जो नष्ट नहीं होता। ठीक है, भौतिक रूप से इसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं होगा, ये अन्य रूप में बदलेगा और वहां भी ये हानिकारक होगा। नेक्स्ट, फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों के उपयोग द्वारा खालिस्तान को नियंत्रित किया जाता है। आपने आजकल देखे होंगे, फसल के संरक्षण मतलब फसल की सुरक्षा के लिए प्रबंधन के रूप में कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किसके नियंत्रित या किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ये प्रश्न पूछा। क्या शानदार प्रश्न यार। अब आप कहेंगे सर ऐसा प्रश्न पूछा होगा। हाँ मेरे भाई, ये सब प्रश्न पूछा है, कोई भी प्रश्न मन से नहीं बनाया गया है। अब बात आती है विषाणुओं का। नहीं, नाम से ही देखो ना, कीटनाशकों का, तो विषाणुओं की बातें नहीं होगी। नेक्स्ट, खरपतवारों को नहीं, कीटों को यस, कवकों को नहीं। अगर आप खरपतवार हटा रहे हैं, खरपतवार का मतलब होता है पौधों के साथ ऐसे पौधे, जैसे फसल के साथ ऐसे पौधे जो अनावश्यक हैं, वांछित हैं, उस फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं, उन्हें बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवारों को हटाने के लिए खरपतवारनाशी दवा होती है। जंगली घास, खरपतवार के लिए अगर आपको जंगली घास या अनवांछित पौधे जो फसल के साथ उग गए हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इन्हें हटाने के लिए खरपतवारनाशी का उपयोग होगा। ठीक है, अगर आपको कीटों को मारना है जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप कीटनाशक का उपयोग करें। अगर आपके पास पौधों में फंगस या कवक एंट्री कर दिए हैं, तो आप कवकनाशी का उपयोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? कीटनाशकों का उपयोग कीटों को मारने के लिए या फसलों से भगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रजत क्रांति, सिल्वर रिवोल्यूशन। अगर आपने नाम नहीं सुना तो गलत बात है, इससे पहले हम नीली क्रांति बता चुके हैं, है कि नहीं। रजत क्रांति का संबंध किससे है, ये बार बार पूछता है, तो आप क्या बोलेंगे? अंडे के उत्पादन से। पूछ चुका कई बार। और ऐसी पोल्ट्री पक्षी का नाम बताएं जिसका उत्पादन, जिसका पालन अंडों के लिए होता है, उसका नाम लेयर है, पोल्ट्री पक्षी। और एक और पोल्ट्री पक्षी है ब्रॉयलर, जिसे हम बॉयलर कहते हैं। इसका उत्पादन क्यों किया जाता है? मांस के लिए। याद रखिएगा। संस्करण, इसका मतलब होता है दो अलग अलग प्रजातियों के मेल से, फिर संकरण बोला ना, संकरण, हाँ संकरण। इसका मतलब होता है दोनों प्रजातियों के शेष गुण मिलते हैं संकरण में। ठीक है, संकरण में जब भी आप संकरण में क्या करोगे, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्रजाति के अलग अलग गुण वाले जब आपस में मिलेंगे तो एक विशेष ताकतवर, विशेष गुण वाला कोई नया, अगर बीज है तो नया बीज बनेगा, अगर जंतु तो नया जंतु बनेगा। अगला प्रश्न, एक मुर्गी पालक ऐसी पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए। चारा खाने का मतलब है जो उसका भोज्य पदार्थ हो। तो आप मत सोचना घास को गांव में चारा कहा जाता तो चारा खवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मुर्गी पालक ऐसी पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, मतलब जो उसका भोजन हो, ज़्यादा गर्मी सहन करे, अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे, अनाज भी कम खाए, भोजन गर्मी भी सह ले और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे भी पैदा कर दे। तो आपको कौन सी ऑप्शन सही लगेगी? ये ऑप्शन सारी देख लीजिएगा। ठीक है, पहला, मछली पालन की ओर रुख अपनानी चाहिए। ए मेरे भाई, आपसे पूछ नहीं रहा वो इसके अलावा क्या करे, आपको ये पूछ रहा, सलाह दो, कह रहा है कि मुझे ऐसी पक्षी चाहिए, मुर्गी चाहिए जो कम चारा खाए, गर्मी भी सह ले और अच्छी गुणवत्ता वाला चूजा दे दे। आप तो क्या बताने बैठ गए, मछली पालन कर लो मेरे भैया। गलत बात है ये, तो ये गलत रहा। नेक्स्ट, केवल देसी पक्षियों का उपयोग नहीं, देसी पक्षियों के उपयोग से ये संभव नहीं है।
आजकल आप देख पा रहे होंगे हाइब्रिड आपके पास क्या हो गए हैं, मुर्गियाँ आ गई हैं जो वैसे गुड़ रख के बैठी हैं, जो ऑपरेशन दिया। नेक्स्ट, विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण मतलब अलग अलग प्रजाति के जब आपस में मेल करोगे तो एक नया जीव पैदा होगा जो ताकतवर, मजबूत और विशेष गुण लेके आता। उसी प्रकार से यहाँ बोला है एक विदेशी होनी चाहिए, एक देसी स्थानीय, दोनों को मिलान करो, एक नया मुर्गी बनाओ जो आप कम भी चारा खाएगा, ज़्यादा गर्मी सह लेगा और अच्छी गुणवत्ता का चूजे देगा। ये बात सही है। पक्षियों को दिन में 2 बार खाना खिलाएं। यहाँ तो कम चारा खिलाने का सजेशन पूछ रहा था, जो कम चारा खाए, और आप तो कहने लगे पक्षियों को 2 बार खाना खिलाएं। ये बात पूरी सरासर गलत है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर स्कूल कैंपस की सफाई करते समय विद्यार्थियों को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को पृथक करने के लिए कहा जाता है। हमने पहले बता चुका है, ऐसे पदार्थ जो आसानी से प्रकृति में जैव अपघटकों द्वारा नष्ट हो जाते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। जो नहीं होते हैं आसानी से, या कह सकते हैं जो नष्ट होते नहीं हैं, प्रदूषक के रूप में काम प्रभाव पैदा करते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। तो हमें कह रहा है स्कूल के कैंपस की आप सफाई कर रहे हैं, सफाई करते समय विद्यार्थियों को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को पृथक करने के लिए कहा गया है। ऐसे अपशिष्ट या ऐसे कचरे को पकड़िएगा जो क्या है, जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव निम्नीकरणीय बिन में डाला जाना चाहिए। कहने का मतलब है बिन मतलब डब्बा। तो हमारे पास 2 डब्बे माना जाए, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है। तो हमारे पास डब्बा लिखा है, एक डब्बे का नाम क्या है, जैव निम्नीकरणीय, जैसे में आप छिलके, कागज, लकड़ी डाल सकते हैं। अजैव निम्नीकरणीय जहाँ प्लास्टिक, कांच और ऐसे जो नष्ट नहीं होते हैं। तो हमें पूछ रहा है ऐसा कचरा जो कहाँ डाला जाए, जैव निम्नीकरण बिन में, मतलब इस डब्बे में। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, लकड़ी की पेंसिल की छीलन। अगर आप लकड़ी से फर्नीचर में अगर आप हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग होते हैं ना, अगर आप वहाँ पर हैं तो या लकड़ी की पेंसिल छीलन, तो वहाँ पर जो छीलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो छीलन कहलाएगा। लेकिन यहाँ लकड़ी की पेंसिल की बात करो तो पेंसिल को छीलोगे तो वेस्ट मटेरियल आएगा, उसको आप कहाँ डालें, क्या आप यहाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट, पॉलीथीन की बैग। मेरे भाई पॉलीथीन की बैग तो यहाँ पर आएगी, हमें तो यहाँ डालने वाला ऑप्शन चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर पॉलीथीन की बैग आ रही है। नेक्स्ट, एक क्रश किया हुआ कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक का जो बॉक्स रहेगा, डब्बा, वो यहाँ रहेगा, ना कि यहाँ पर। यहाँ ही रहेगा ना, क्योंकि वो क्या है, अजैव निम्नीकरण है। कांच की बोतल यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर जैव निम्नीकरण डब्बा में कौन सा ऑप्शन रखनी चाहिए, ये आपको डालनी चाहिए पूछा, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। बस अब हम इन प्रश्नों को समझा के बता रहे हैं। इसके बाद अगर आप नहीं सीखे नकल लगाना तो ये आपकी परेशानी पैदा कर देगा। एक सरकारी स्कीम कृत्रिम रूप से नियंत्रित मीठे जल के तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। हमने क्या बोला, एक सरकारी स्कीम योजना है जो कृत्रिम रूप से मतलब खुद के तरीके से मीठे जल में तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। इस प्रकार के मत्स्यन को हम क्या कहते हैं, मतलब कहने का मतलब है सरकार आपको स्कीम दे रही है मछली पालो, वो भी मीठे जल में, फ्रेश वाटर में बढ़ावा दे रही है। तो इस प्रकार अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई हमने पहले बताया, तालाबों में अपने कृत्रिम तरीके से आप वहाँ डिम्ब डालें या बीज डालें और उन बीजों को आप देखभाल कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं मत्स्य संवर्धन या मछली संवर्धन कहते हैं। क्या हमने पहले नहीं बताया है। तो भाई आंसर क्या आएगा, मछलियों को तालाबों में पालना, देखरेख करना मत्स्य पालन कहलाता है और इसे हम मत्स्य या मछली संवर्धन कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, प्रग्रहण मत्स्य ये नहीं है, समुद्री मत्स्य नहीं है, लवड़ी जल मत्स्य नहीं है, क्योंकि लवड़ी जल मतलब खारा जल, समुद्री भी खारा रहेगा और हमें तो बोल रहा है मीठे जल की बात, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, मत्स्य पालन को हम अंग्रेजी में फिशिकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा, मत्स्य पालन, अगर आप पूछे फिशिकल्चर का मतलब क्या होता है या फिशिकल्चर में क्या होता है, तो मछलियों का पालन होता है, मत्स्य संवर्धन होगा। नीली क्रांति का संबंध या ब्लू रिवोल्यूशन, भाई मछली उत्पादन जुड़ी हुई है, हम पहले बता चुके हैं और बार बार आ चुका है। मत्स्य पालन, फिशिकल्चर, नेक्स्ट नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर आएगा मछली उत्पादन से। अब आप हमें कमेंट सेक्शन बताएं, नीली क्रांति के जन्मदाता कौन है। शायद हमने आपको बताया पहले क्लासों में, बताया है, शायद की बात नहीं, अगला प्रश्न, जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग, तो कहने का मतलब जल संग्रहण मतलब जल को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है, क्यों किया है, समझ रहे ना। हाँ, जल संग्रहण महत्वपूर्ण है मतलब जल को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ऑप्शन में है। आप देख पाएंगे तारीख, मतलब 2 मतलब फरवरी का महीना, अभी तो मार्च चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले ही महीना पेपर में आया था, सोचो। और हम आपको लेटेस्ट प्रश्न कवर करा रहे हैं, शानदार। इस बार की ग्रुप डी में अगर आपने बेहतर नहीं किया कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हो चुका है, पेपर जल्द जून जुलाई में होने के चांस है, उसके बाद आपको फिर दोबारा वैकेंसी फिर मिलेगी। तो आप बने रहो, तैयारी करते रहें, ये नहीं सोचना कि इस बार नहीं अगली बार नहीं होगा। अरे भाई, वो जो चीज़ आपने पढ़ा उसको रिवीजन कर लो और ज़्यादा पढ़ लो। अब आप उसी को छोड़ को किसी और तैयारी में लग जाते हो तो सिलेबस कवर कहाँ होगा, छोड़ देते हो, फिर दूसरा पढ़ोगे। अरे एक ही चीज़ को बार बार करो ना, क्यों नहीं मिलेगी सफलता, मिलेगी, आध होंगी। क्योंकि यह जल निकायों में खनिज घनत्व को कम करता है। ये बताओ, जल संग्रहण करोगे तो जल निकायों में खनिज की मात्रा कम हो जाएगी, अरे मेरे भाई और बढ़ जाएगी ना यार। जहाँ जल कम था, जल कम रहेगा तो खनिज तत्व वहाँ कम रहेंगे, और जल ज़्यादा रहेगा तो और खनिज तत्व जाएगा, तो कम की तो बात ही नहीं रही जल संग्रहण करने से, है कि नहीं। अनुप्रवाह क्षेत्रों में जल आपूर्ति कम करता है, क्यों करेगा, नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, भूजल का पुनर्भरण करता, यस सही बात है। देखिएगा, वर्षा ये हो रही है और आपने इस प्रकार से, जैसे हमने कहा हमारे पास क्या है, एक घर है, छत है, छत के माध्यम से आप पानी को यहाँ सेव कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, भूजल का पुनः भरण करता है। हमने कहा यहाँ हमारे पास टैंक था या तालाब था माना जाए, यहाँ पर बरसात में पानी भर गया, क्यों भर गया, क्योंकि हमने छत में जो पानी आ रहा था, छत के पानी को हमने यहाँ डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, जो भूमि का जल होगा पुनः भरेगा, गर्मी में खाली हो जाएगा, लेकिन आप जैसे बरसात आएगा उस पानी को आप संरक्षण करेंगे, संग्रहण करेंगे जल के छत के माध्यम से, और आप वहाँ तक पहुँचा देंगे, तो क्या होगा, वो भूमि का जल पुनः भर जाएगा, है कि नहीं। जल निकायों का शुद्धिकरण करता है। ये बताओ, जल को आप संग्रहित करोगे तो जल निकायों का शुद्धिकरण होगा, नहीं मेरे भाई, ऐसा उद्देश्य नहीं होता पहली बात। तो जल संग्रहण से क्या होता है, जो भूमि का जल होता है उसका स्तर बढ़ता है और पुनः भरण की प्रक्रिया होती है जल संग्रहण करने से। नेक्स्ट, जैसे पारंपरिक तरीके से राजस्थान में खंडीन या बावड़ी, तो जल के संग्रहण की प्रमुख विधि, जैसे अपने पास से जोहड़ी, एक जोहड़ी आया है मेरे ख्याल से, राजस्थान में एक पारंपरिक जल संग्रहण की विधि का नाम होजड़ी है शायद, जोहड़ी मैंने आप पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, जोहड़ी, हाँ, अलवर जिला में, ठीक है। तो राजस्थान में बावड़ी या खंडीन बनाए जाते हैं जल संग्रहण के लिए, तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा भाई जल संग्रहण करने से, समझ रहे बात। नेक्स्ट, जैव निम्नीकरण, और अगर आप कम से कम 4, देखो मुझे 5वां क्लास चल रहा है, अगर 5 क्लास अगर आप देख लेते हो ना तो बहुत सारा आपका डाटा कवर हो गया होगा। क्यों, इतने सारे मैं 10-10 का प्रश्न कवर कर रहा हूँ अधिकांश। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का क्या होता है जब उन्हें पर्यावरण में मुक्त किया जाता है। जैव निम्नीकरण जो आसानी से प्रकृति में अपघटित हो जाते हैं अपघटकों के द्वारा, तो पर्यावरण में क्या होगा ये पूछ रहा है, तो हम बता रहे हैं भाई, देखिएगा, वे हमेशा के लिए बने रहते हैं, नहीं, वे तो जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण पदार्थ हमेशा पर्यावरण में नहीं रह सकते। जैसे मैंने कहा, मैंने केला खाया, अपशिष्ट है, लेकिन वो क्या है, जैव निम्नीकरण है। तो केला के छिलका जैव निम्नीकरण है, आपने पर्यावरण में फेंक दिया,
आपके जहाँ पर आप कचरे रखते हैं, क्या वो हमेशा बना रहेगा? नहीं, वो नष्ट हो जाएगा, खाद बन जाएगा, नष्ट। वे ओजोन परत को नष्ट करते हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं है नष्ट करने की। वो तो खुद नष्ट होते हैं, तो क्यों नष्ट करेंगे दूसरों को भाई? नहीं आएगा नष्ट। वे विषैले रसायनों में प्रयुक्त हो जाते हैं। पहली बात, जैव निम्नीकरण विषैले पदार्थ उत्पन्न करते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। वे सरल अपघटकों में विच्छिन्न हो जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। समझ रहे? देखो पढ़ने का फायदा यार। नेक्स्ट, यह कार्य सूक्ष्म जीवों, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोवेव या अपघटक द्वारा किया जाता है। क्या? विच्छिन्न। समझ रहे बात? हाँ। सरल घटकों में तोड़ने का काम कौन करता है? अपघटक या सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के विवेक सम्मत उपयोग का उदाहरण है? मतलब प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, उनका विवेक सम्मत उदाहरण। विवेक मतलब होता है कि आप उनको उपयोग भी कर रहे हैं और उनको संरक्षण भी कर रहे हैं। मतलब जितना उपयोग करने लायक है उतना उपयोग करेंगे, वहाँ की आप उपयोग नहीं करेंगे, उसे बोलते हैं विवेक सम्मत उपयोग करना। देखते हैं, वनमूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना। क्या ये आपका विवेक सम्मत उपयोग है? नहीं, आप उन्हें मनचाहा काट रहे हैं, ये विवेक सम्मत नहीं है। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, ये भी नहीं है। वो मेरे भाई जीवाश्म ईंधन लिमिट मात्रा में, आप उनको मनचाहा उपयोग करोगे तो ये विवेक आपका नहीं है, विवेक सम्मत। नेक्स्ट, वर्षा जल संचयन। हाँ, हमने बताया वर्षा का जल अगर आप संचयन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो नदी नालों के माध्यम से बहते बहते सागर में, महासागर में चला जाएगा, तो खारा पानी उसको फिर पीने लायक रहेगा नहीं। इससे क्या होगा, जो भूमि का स्तर भी गिर जाएगा और हमारे पास पीने के पानी भी कमी रहेगी। तो अगर आप वर्षा जल का संचय करते हो तो भूमि के जल स्तर भी बढ़ेगा और पीने के लिए पानी भी उपलब्धता बनी रहेगी। ठीक है, और भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी राइट है, ये विवेक सम्मत उपयुक्त उदाहरण है। तो हमने क्या किया, प्रकृति के रूप में वर्षा हुई, उसको हमने संचयन कर लिया, तो वो क्या है, विवेक सम्मत उपयोग। खुला खनन। खुला खनन से क्या होता है, खनन में होता है खोदना, खनिज भंडारों का निकालना। अब खुला करोगे तो भाई प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, वायु प्रदूषण हो रहा है, नहीं होगा बताओ? हाँ, तो ये विवेक सम्मत उपयोग उदाहरण नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या शानदार प्रश्न आ रहा है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें भाई। मेहनत लगती है डाटाओं को निकालने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और आपको समझा के बताने में। घंटा 1.5 घंटा तक पढ़ाते हैं, बेवकूफ़ नहीं कि आपको समय दे रहे हैं। हमारे पास भी टाइम नहीं है, ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, वहाँ समय निकाल के हमारे पास 5,000 प्लस बच्चे हम जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए हम तत्पर लगे हुए हैं कि भाई जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है वो पढ़े और सीखे। अगर हमसे नहीं जुड़ पा रहा है ऑफलाइन तो ऑनलाइन रिकॉर्ड क्लास पढ़ सके। कृषि अपशिष्ट सामग्रियों को कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर अपघटित पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई कृषि अपशिष्ट मतलब खेती बाड़ी आप कर रहे हैं तो जो जैसे भूसा हो गया या कह सकते हैं फसलों की अब जो काम लायक नहीं है हिस्से, उन्हें हम बोलते हैं अपशिष्ट। कौन से अपशिष्ट? कृषि अपशिष्ट। तो कृषि अपशिष्ट सामग्रियों को कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर अपघटित पदार्थ बदलना है, तो आप क्या करेंगे, उस कृषि अपशिष्ट को आप क्या करेंगे, कंपोस्टिंग करेंगे। मतलब विशेष प्रकार से आप विशेष जगह में रखेंगे, उन्हें इकट्ठा रखेंगे, उनमें कुछ विशेष जीव डाल देंगे। जैसे हमें अगर हम उसमें क्या डाल दिया, केचुआ, तो वो वर्मो कंपोस्टिंग कहलाएगा। कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाना, तो किसके द्वारा बना, केंचुआ, इसलिए बोलते हैं वर्मो कंपोस्टिंग। तो केंचुआ को तो भाई पता ही आप जानते हैं, केंचुए है कि नहीं, अर्थवार्म की मदद से तैयार की गई खाद को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। याद रखिएगा, वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो केंचुए के द्वारा तैयार की गई खाद को कहा जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है और कई बार प्रश्न पूछता है। तो आप कंपोस्टिंग करके क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट सामग्रियों को कार्बनिक और पोषक तत्वों में बदल सकते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, कंपोस्टिंग। अगर आप केंचुए के द्वारा कर रहे हैं तो बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, या अन्य तरीका भी अपने पास हैं।
उसको रखा रहने दें तो भी वो कंपोस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में, ठीक है, खाद्यान्नों का मतलब है जो खाने के लिए उपयोग आता है अनाज, उसको सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार सहायक है। अब धूमन देखो, खाद्यान्नों के मतलब समझ गए, खाने वाले अनाज, भंडारण को सुरक्षित करना है तो धूमन। अब बात आती है धूमन। धूमन ये होता है, याद रखिएगा, धूमन का मतलब होता है धुआं या गैसें। आपने नहीं सुना होगा पहली बार, सॉरी सुना, तो अगर आपने पहली बार सुना तो आप समझ गए होंगे। अब समझ जाइएगा, धूमन का मतलब होता है धुआं या गैस। तो गैस किस प्रकार सहायक है, धुआं किस प्रकार सहायक है पूछना चाह रहा है, तो आपको बता दें कि भाई देखो किस प्रकार सहायक है। यह अनाजों में पोषक तत्व जोड़ता है। ओ भैया, धुआं क्या पोषक तत्व जोड़ देगा अनाजों में? नहीं। पोषक तत्व में जो अनाजों में जो पोषक तत्व है वो तो है, ये धुआं उसमें ऐड नहीं कर सकता न्यूट्रिशन, बिल्कुल नहीं करेगा। ये गलत बात है। कुछ बातें ऐसी ऐसे ऑप्शन दे के रखता है, आराम से छट जाएगा। और पेपर में इस बार बेटर करना है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। ये अनाज में नमी की हानि को रोकता है। नहीं, नमी हानि नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट, ये अनाजों का वजन बढ़ाता है। ये भी नहीं कर सकता। नमी नहीं रोक सकता, वजन नहीं बढ़ा सकता। धुआं, आप खुद सोचो ना, धुआं क्या वजन बढ़ा देगा, नमी रोक देगा? नहीं। नहीं, यह उन पीड़कों और कीटों को मारता है जो अन्यथा भंडारित अनाज को क्षति पहुंचाता है। सही बात है। जैसे आपने देखा होगा, कहने का मतलब ये है कि जब आप बरसात का समय होता है तो उस समय क्या होती है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। तो आप क्या धुआं करते हैं मोहल्ले पड़ोस में, अगर आप गाँव वाले होंगे तो नीम का धुआं करते हैं, तो जो विषैले पदार्थ के जो कीड़े मकोड़े होते हैं पूरे भाग जाते हैं। इससे क्या होता है, फसलों को नुकसान ही होता है। लेकिन यहाँ भंडारण की बात हो गई, तो भंडारण में भी क्या करते हैं, ये धुआं होता है ना, ये बहुत लाभकारी होता है। क्यों? जो कीड़े मकोड़े आते हैं हानिकारक, वो इस धुएं से दूर भाग जाते हैं और वो अनाज तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब पहुँच नहीं पाएंगे तो उनको खाएंगे पिएंगे नहीं, तो सुरक्षित रहेगा भाई, है कि नहीं बात बराबर? हाँ, तो आप समझ जाइएगा, धूमन ये गैसों या धुएं का उपयोग करके कीटों को मारना जिससे अनाज पर कोई जहरीला असर ना पड़े। धूमन क्या है? धुआं या गैस करके कीड़े मकोड़ों को मारना ही धूमन कहलाता है। तो आप समझ गए मेरे ख्याल से। चलो, और पहली बार सुने तो आप अब सुन चुके होंगे, अगली बार कोई पूछे धूमन क्या होता है तो आप बखूबी बड़ी धैर्य से उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तारीखों को आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? मतलब वनों और जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है जहाँ जंतु भी रहे, पौधे भी रहे, अनेक प्रकार प्रजातियां रहे, उसे बोलते हैं जैव विविधता। के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है वनों को संरक्षित करना है, जीवों को संरक्षित करना है। तो प्रमुख लक्ष्य क्या है देखते हैं। वनों के अधिक और औद्योगिक उपयोग की अनुमति देना। अब वनों के अधिक उपयोग करोगे, उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास करोगे, तो क्या आपके वन और जैव विविधता संरक्षित हो जाएगी? नहीं, वो तो और नष्ट होगा मेरे भाई। तो ये आंसर कभी नहीं होगा। साइंस के बच्चे आप हो चाहे ना हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इस बार ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन सभी भी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा मेरे भाई। मैं साइंस भी कवर कर रहा हूँ, मैथ्स भी। रीजनिंग हम बता चुके हैं पहले से आपको, रीजनिंग का क्लास हम पिछले की बार भर्ती परीक्षाओं के लिए पढ़ाए थे, वही इस बार रीजनिंग भी आया था पेपर में, और बच्चों ने बनाया है। ऑफलाइन हम बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। बस आपको हम फेस टू फेस नहीं पढ़ा पाते प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन आप प्रत्यक्ष पढ़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्या आप पर्यटन का बढ़ावा देंगे तो आप संरक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो इसमें क्या होगा, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आसपास आपके होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे, या कह सकते हैं अन्य प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी, या आप उस क्षेत्र विकास करने के लिए वहाँ के पेड़ पौधों को, जंतुओं को भगाएंगे, या उनको आप क्या करेंगे, उस क्षेत्र से और कहीं पहुँचाएंगे, तब तो स्थल बनाओगे, बढ़ावा दोगे, है कि नहीं। तो ये क्या होगी, आप, ये बात गलत है, लक्ष्य ये नहीं रहता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार करना।
अब राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार होगा तो इसमें वनों और वन जैव विविधताओं को संरक्षण का लक्ष्य नहीं रहेगा। इसमें उद्यानों के विस्तार तो भली होता है इसमें, लेकिन आप बहुत सारे वनों को भी काट सकते हो, जैव विविधताएं नष्ट होती हैं। नहीं लगता आपको भाई? उद्यानों में सिर्फ क्या होता है, विशेष चीज़ों का संरक्षण होता है, सबका नहीं होता है। सही बात नहीं है। विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना, हाँ ये बात सत्य है। विरासत मतलब होता है जो प्रकृति ने बना के दिया है उसमें विरासत बोलेंगे। उस मिली जैव विविधता को संरक्षित करना ये लक्ष्य होता है। छेड़छाड़ नहीं करना है, उद्योग बनाना है, वनों को काटना है, पर्यटन केंद्र बनाना है, उद्यानों का विस्तार करना है, ये विकास तो है, संरक्षण है, लेकिन हानि भी है। बाकी ऑप्शन ए ठीक है, संरक्षण का लक्ष्य नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता अधिनियम एक्ट 2002, ठीक है। चलिए बने रहें लास्ट तक। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई दे क्योंकि माहौल चल रहा है नवरात्रि का, तो साउंड लगा हुआ है, बट आपको वहाँ ध्यान ना देके पढ़ाई फोकस करना है। त्यौहारें आएंगी जाएंगी लेकिन पढ़ाई नहीं जाएगा, बीच बीच में आपको जानकारी देते रहते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई तो हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ? हो रही मेरे भाई। चलिए, जलवायु हमें कह रहा है जलवायु प्रतिरोधी संकर फसल, मतलब जलवायु में सामना कर ले। वो भी संकर मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब होता है जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को मिलकर बना हो। तो जलवायु प्रतिरोधी संकर, जो जलवायु को सह ले, उसको सामना कर ले, ऐसी फसल किसमें या किसमें है, भविष्य की खेती के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब भविष्य में जब खेतियाँ होंगी, पर्यावरण बदल जाएगा, परिवेश बदलेगा, अगर वो जलवायु प्रतिरोधी फसल होंगी, बीज होंगी, किसमें होंगी, तो वो भविष्य की खेती के लिए लाभदायक है। क्यों महत्वपूर्ण ये पूछना चाह रहा है, तो देखिएगा, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन दो अलग अलग प्रजातियों के बेहतरीन गुणों जैसे सूखा प्रतिरोध, अधिक उपज को मिलाकर नई किस्म बनाना ही कहलाता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो अलग अलग प्रजाति के जो अलग अलग गुण रखते हो, जैसे हमने कहा सूखा प्रतिरोध एक में पाया जाता है, दूसरे में अधिक उपज पाई जाती है, दोनों को मिला के जब नया बीज बनेगा तो वो कहलाता है संकरण बीज, जो विशेष प्रकार से गुण लेके आता है, जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? संकर फसलें अप्रत्याशित मौसमों से आप प्रभावित रहती, सही बात है। अब उनको बनाया ही गया है मौसम से निपटने के लिए, तो वो ऑप्शन ए राइट है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मौसम परिवर्तन, समझ रहे हैं, बनाया गया है उसी के लिए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो भविष्य में क्या होगी, मौसम में परिवर्तन हो भी जाए तो वो फसलें उसमें उत्पादित हो जाएंगी। नेक्स्ट, संकर फसलों का भंडारण आसान होता नहीं भाई। भंडारण चाहे वो नॉर्मल फसल हो चाहे संकरण हो, परेशानी सब में होती है, आसान बात नहीं है, नहीं है ना। हाँ, नेक्स्ट, संकर फसलें किसानों की भूमिका को कम कर देती है, ये बात गलत है। क्या संकर फसलें अगर आ जाएंगी तो लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे या उत्पादित नहीं करेंगे, भूमिका का कम, नहीं, ये बात गलत है। कोई फसल हो किसान उसको ध्यान देगा, और संकर फसल अगर है तो किसानों की भूमिका और बढ़ जाएगी। वो तो चाहेगा कि मुझे मौसम के परिवर्तन से निपटने वाला फसल मिला है, मैं उसी का उपज करूंगा, तो भूमिका नहीं बढ़ाएगा ना भाई। नेक्स्ट, संकर फसलें अत्यधिक आकर्षक लगती हैं, ये बात गलत है। ये आपसे नहीं पूछना चाह रहा है भविष्य में क्यों महत्वपूर्ण, ये पूछना चाह रहा था, नहीं पूछ रहा था कैसे दिखता है, ये पूछा क्या, नहीं पूछा ना, ये बात गलत हो गया, ऑप्शन ए राइट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं किस प्रकार ऑप्शन छाट रहा हूँ। हाँ, PDF फाइल मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग साइंस की हो, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तब मिलेगा। बाकी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बॉक्स में लिंक लगा देते हैं, क्लास कर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, लास्ट तक बने रहें, थोड़ा समय लगेगा, प्रश्न ज़्यादा है, समझाना भी पड़ता है, ऑप्शनों को पढ़ना भी पड़ता है, और हमने मन से नहीं बनाया प्रश्न। आप मत सोचना कि प्रश्न मन से बना के डाला हो, ये क्या प्रश्न आए होंगे, छोटे छोटे AJG हैं,
आद यहाँ नहीं करना है, ये बेसिक से प्रश्न, आद नहीं करना है। स्कूल के बगीचे में तितलियाँ अक्सर फूलों पर आती हैं, ये बात सत्य है। जबकि गिलहरियाँ काष्ठफल खाती हैं। वे जीव किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? उपभोक्ता जो उपभोग करे, तितलियाँ और गिलहरियाँ ये उपभोक्ता हैं और प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो हमें पूछना चाह रहा है ऑप्शन साफ, तितलियाँ शाकाहारी, हाँ फूलों को खा रही हैं, शाकाहारी। गिलहरी शाकाहारी है, ये भी पौधों काष्ठफल खाती हैं, ये ऑप्शन राइट है। देखते हैं, तितलियाँ मांसाहारी नहीं, तितलियाँ फूलों पर आती हैं और फूलों का रस झोंकती हैं, उन्हें खाती हैं, लेकिन मांसाहारी नहीं हो सकती। तो हमने एक बात ऑप्शन ए ही राइट मान लें? नहीं, मानना पड़ेगा। अब आ ही गया तो आगे क्या चेक करें, बाकी ऑप्शन फालतू। ठीक है, अब देखो, पौधे फूल उत्पादक हैं, शाकाहारी जैसे तितलियाँ गिलहरी ये कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। याद रखिएगा, शाकाहारी में अधिकांश कौन आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। हिरण शाकाहारी है, खरगोश शाकाहारी, बकरी शाकाहारी है। उसी प्रकार तितली हो चाहे गिलहरी ये भी शाकाहारी हैं। शाकाहारी हैं तो ये किस श्रेणी में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में। और मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता ये हो सकते हैं। समझे ना बात? नेक्स्ट, उस स्थान का नाम क्या है जहां व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? हमने बोला एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन, और मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खियाँ जो होती हैं उस क्षेत्र में आपको फूलों की वर्ष भर खेती करना पड़ेगा या फूलों का होना जरूरी है, तब तो वो वहाँ से मकरंद लाएंगी, तब तो वो शहद बनाएंगी। तो ये प्रश्न पहले पूछ चुका है, लेकिन देखो थोड़ा सा यहाँ बदल दिया, तो एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ाओ ना तो बनेगा। तो व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है। मधुमक्खियों को जहाँ रखा जाता है व्यावसायिक शहद के लिए, उस स्थान का नाम पूछ रहा है। तो भाई मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, और मकरंद फूलों से प्राप्त किया जाता है मधुमक्खियों द्वारा। और जो स्थान या उसको छता होता है याद रखिएगा, लेकिन साइंस की भाषा में उसे हम क्या बोलते हैं? एपियरी। मेरे ख्याल से आपको मैंने यही क्लास में पहले बताया था कि एपियरी का नाम याद रख के काम आएगा। तो भाई एवियरी, इक्वेरियम, एपियरी, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब तो ये नहीं पता, लेकिन देखो एवरी, एविरी, एविरी का मतलब होता है पक्षियों के लिए या पक्षियों के स्थान। नेक्स्ट, एपियरी मधुमक्खियों के लिए स्थान जहां उन्हें रखा जाएगा। नेक्स्ट, एक्वेरियम मछलियों के लिए स्थान। आपने देखा होगा जो कृत्रिम रूप से एक्वेरियम बनाए जाते हैं उसमें मछलियों को रखा जाता है, जो शोपीस के रूप में रखते हैं लोग, अलग अलग रंग के, आप देखा होगा, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम क्यों बनाया जाता है? वहाँ मछलियों को रखा जाता है। एपियरी क्यों बनाया जाता है? मधुमक्खियों के लिए बनाया जाता है। बी एवियरी पक्षियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला। 1 घंटा हो चुका है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा प्रश्न और रह गया, बने रहिएगा। कीटों की कौन सी गतिविधियां सीधे तौर पर पौधों के पोषक तत्वों को हानि का कारण बन सकती है? तो भाई कीटे आप जानते होंगे, कीड़े मकोड़े, ठीक है, उनकी कौन सी गतिविधियां पौधों के पोषक तत्वों को हानि पहुंचा सकती है या हानि का कारण बन सकती है? आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये पौधा है, पौधा नहीं है, पौधे का पत्ता है, यहाँ पर एक कीट बैठा है, तो ये किस प्रकार से हानि पहुंचाएगा पौधे के लिए? ऑप्शन के हिसाब से देना है। तो हमने कहा कोशिका रस चूसना, सही बात है भाई, पौधों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं का रस चूस लेगा तो कोशिका में जो पोषक तत्व होते हैं वो निकाल लेगा, अब उसको कमती नहीं होगी क्या? हो जाएगी ना, तो हानि है ना भाई। पौधे पर अंडे देना, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पौधे पर अंडे देना इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, दे दो भाई, रख दो, 2 बार ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट, मिट्टी में छेद करना, मिट्टी में अगर छेद भी कर रहा है तो भाई इसमें क्या होगा? मिट्टी को खोखला बनाएगा, खोखला बनाएगा तो भाई और अच्छी बात है, पोषक तत्व बढ़िया तरीके से ओपन हो जाएंगे,
और जब पानी आएगा तो बढ़िया घुल-मिल जाएगा पोषक तत्व और पौधों तक पहुँच जाएगा, जड़ों तक, है कि नहीं? तो ये बात सही बात है, ये हानि नहीं है। केवल गिरी हुई पत्ती खाना ये भी हानि नहीं, ये तो फायदा, अच्छी बात है। अब उसे खाएगा, पिएगा, वो पचाएगा, वेस्ट मटेरियल जब वापस छोड़ेगा तो खाद के रूप में काम आएगा, वही पौधों के लिए। तो नुकसान क्या है? कोशिका रस को चूसना। वही कोशिकाओं में पोषक तत्व पाए जाते हैं, उस पोषक तत्व को चूस लेगा तो उस कोशिका का क्या होगा? समझ रहे पॉइंट? चलिए अब हम लास्ट प्रश्न को पहुंच चुके हैं। हाँ बस मेरे भाई पहुंच चुके लास्ट, ठीक है। चलिए बस समय आपने दिया है इतना, थोड़ा और दे दीजिएगा क्योंकि आपके लिए लाभकारी क्लास है, ठीक है। चलिए थोड़ा इधर आओ भाई। हाँ, निम्नलिखित स्तंभों को मिलान करें, मतलब, ठीक है। देखो, ऑप्शन स्तंभ ए परिस्थिति है, स्तंभ बी प्रभाव है। तो कहने का मतलब ये है, वर्षा जल, इसका जो पीएच मान होता है 5.6, ठीक है। और रही बात, जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। हाँ, वर्षा जल याद रखिएगा, जलीय जीवन मतलब जो जीव जल में रहते हैं। अगर वर्षा जल होगा तो जिसका पीएच मान आप देख पा रहे होंगे 5.6 से क्या रहेगा? अधिक रहेगा भाई। तो ये क्या होगा? जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। और वर्षा जल जो होता है, या वर्षा जल जब अम्लीय हो जाएगा, या आप कह सकते हो वो जलीय स्थल जहाँ भंडारण होता है वहाँ जाएगा, तो वहाँ जो जलीय जीव रहते हैं उनको नुकसान पहुँचाएगा, तो हानिकारक होगा भाई। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के कारण कौन कौन है? तो याद रखिएगा, अम्ल वर्षा के कारण कौन है? SO2 और NO2। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत जरूरी है। अम्ल वर्षा किन के कारण होता है? ये कौन से गैस उत्तरदायी है? तो SO2, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखें, कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट, अपाचन। अपाचन का ऑप्शन ये राइट हो रहा, ऑप्शन तो बी राइट, फिलहाल आप देख लीजिएगा। लेकिन बात आती है यहाँ पर अपाचन यहाँ पर बोले प्रति अम्ल, अतिरिक्त अम्ल को प्रभावहीन करना। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा अम्ल बन गया है, उस अम्ल के कारण आपकी बॉडी में समस्याएं हो रही हैं, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो आप अपाचन की क्रिया करें, परिस्थिति है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अपाचन की क्रिया को, या कह सकते हैं अधिक अम्ल की प्रक्रिया में क्या करेंगे आप लोग? उसको प्रभावहीन करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करेंगे, जिससे हम फॉर्मूला बोलते हैं MgOH2। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। याद रखें, अम्ल वर्षा के उत्तरदायी। याद रखें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? अम्ल की अम्लता को प्रभावहीन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, दंत क्षय परिस्थिति है। इसमें क्या होता है भाई? दंत क्षय में यह तब होता है जब मुख में पीएच का मान 5.5 से क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है। दंत क्षय किसे कहते हैं? दंत क्षय मेरे भाई इनेमल का, या आप देख पा रहे हैं इनेमल, दांत का एक हिस्सा होता है भाग, उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल का क्षरण होना या नष्ट होना ही कहलाता दंत क्षय। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट, मधुमक्खी के डंक। सामने लिखा है बेकिंग सोडा द्वारा निष्प्रभावी किया जाता है। मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, या कह सकते हो मधुमक्खी का डंक हो, चाहे बिच्छू का डंक हो, चाहे आप कह सकते हैं चींटी का डंक हो, इनमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऑल एग्जाम्स कई बार पूछ चुका है। चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए, मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल। आप लोग कमेंट सेक्शन बताएं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी वाले, जरूर बताएंगे। अब अगली पॉइंट आती है कि अगर आपको डंक लग जाए किसी का भी, जो हम नाम बताया, तो उसके प्रभाव को अगर आपको कम करना है तो आप बेकिंग सोडा का उपयोग करें। बस हो गया, यहाँ हमारी क्लास खत्म होती है। अब थोड़ा सा रिविक अंतिम प्रहार, क्विक रिवीजन मैट्रिक्स, ठीक है। हमने बात किया प्रमुख पर्यावरण आंदोलन, तो
तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करें तो आप थोड़ा जूमिंग करके दिखा देते हैं आपको, चलिए ठीक है, लास्ट है तो बस चिंता ना करें। 1773 में क्या हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ी गांव में खिजड़ी वृक्षों के संरक्षण के लिए विष्णु अमृता देवी विष्णु आंदोलन की थी, ठीक है। और नेक्स्ट है 1773 में चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड, चमोली रेडी गांव, नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर, बड़े बांधों का विरोध, एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन, फिशिकल्चर, मत्स्य पालन, वर्मी कंपोस्टिंग, केंचुआ खाद और इंटरक्रॉपिंग प्रश्न पूछा था, याद रखिएगा। जैसे हम बोले थे अंतरा सस्यन, हिंदी में दिया था, शायद हिंदी में गलत हो लेकिन अंग्रेजी में हमेशा ठीक रहता साइंस का। इंटरक्रॉपिंग मतलब एक साथ कई फसलें उगाना, ठीक है। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में पीएच व अम्ल वर्षा आप देख पा रहे होंगे 5.6 से ज़्यादा रहेगा, दंत क्षय 5.5। नेक्स्ट, मधुमक्खी का डंक, फॉर्मिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं साथ में एथोनिक अम्ल, अपाचन मतलब एंटासिड का प्रयोग, अगर आपकी बॉडी में अपाचन है, अपाचन मतलब होता है अम्ल की मात्रा अधिक होना, तो आप एंटीसन का उपयोग करें, जिसका नाम क्या है बताओ, मिल्कोमैंसिया, MgOH ट्वाइस। चलिए यहाँ पर हमने लगभग 1 घंटा 11 मिनट या 12 मिनट का समय लिया और ये शानदार क्लास आपके लिए था। आप पढ़ें लिखें, मैं आपके साथ हूँ। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में आपको इस वीडियो का पूरा PDF फाइल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़िएगा, हम आपके साथ हैं। क्लास अच्छा लगा ना तो शेयर करना मेरे भाई, बहुत मेहनत करता हूँ, डाटा को निकाल के आप तक पहुँचा रहा हूँ। बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रियल प्रश्न है, मन से कोई प्रश्न नहीं बनाया गया, चल रहा है ना। आप पढ़ो भाई, मैं आपके साथ हूँ। मैं रीडिंग तो आपको तबाही मचवा दूँ।